आज के दिन जनरल कमर जावेद बाजवा छड़ी हवाले कर देंगे जनरल आसिम मुनीर के। एक आर्मी चीफ जा रहा है, दूसरा आर्मी चीफ आ रहा है। बज़ाहिर तो 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, लेकिन पाकिस्तान में इस ओहदे को बहुत अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का वक्त है, आधे से ज़्यादा वक्त इस ओहदे पर बैठे हुए लोग खा गए। 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा दिया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगाया तो किसी और तरीके से काबू रखा। तो इस ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होता है। अमेरिकन ने बात करनी हो, यूरोपियंस ने बात करनी हो, चाइनीज़, अरब, कोई भी बात करना चाहे वो इस ओहदेदार से बात करता है। पाकिस्तान में जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो पपेट के तौर पे हमेशा काम करती रहीं। जब भी कभी सिविलियन हुकूमत ने यह कोशिश की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात अपने हाथ में लें और पाकिस्तान की पॉलिसी साजी करें, तो वैसे ही इस ओहदे पर बैठी हुई शख्सियत को नॉर्मली ऐसा हुआ कि गुस्सा आ गया। और फिर हमने देखा कि बार बार हुकूमतें गिरी, कभी करप्शन के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के नाम के ऊपर, कभी बागियों के नाम के ऊपर, और इस दफ़ा भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हमने होता हुआ देखा। लेकिन ये जो कुछ भी पाकिस्तान में होता रहा, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। इस मरतबा सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ है। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखें तो एक जश्न मना रही है कौम। लोग जनरल कमर जावेद बाजवा के मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के ऊपर खुश हो रहे हैं। ऐसा परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी नहीं हुआ। आपको याद है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के ऊपर जो आखिरी डिक्टेटर आए थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, और उन्होंने इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के वो मालिक बने थे बड़े लंबे अरसे तक। लेकिन जब 2008 में वो चले गए तो उनके जाने पर भी लोग इतने खुश नहीं थे। उनका यूनिफॉर्म उतरने पे उन्होंने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को अपनी स्टिक दी थी, उस पर भी लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं थे जितने लोग अब खुश हो रहे हैं। लोग केक लेकर आ रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, लोग आज के दिन को मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। कोई कल रात को लोग कह रहे थे कि ये हमारी चांद रात है। तो ये क्या हो गया? यानी पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान के लोगों का एक रोमांस है हमेशा से, और वो अभी भी है। लोग फ़ौज से प्यार करते हैं, आज भी लोग अपने सिपाहियों से प्यार करते हैं, अपने मुहाफ़िज़ों से लोग आज भी प्यार करते हैं। लेकिन बीच में कुछ लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से गिले और शिकवे पैदा हुए, और जब दूसरी जानिब से टॉर्चर शुरू हुआ, लोगों को नंगा किया गया, लोगों को बार बार मारा गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमात किए गए, लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो इन सारी चीज़ों के बाद लोगों का रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया। लोग ज़्यादा मुखालिफ होना शुरू हो गए एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान। अवाम में इसलिए कह रहा हूं कि अक्सरियत इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, मईशत तबाह हो गई, बाहर से जो पैसा आता था बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई, मशीनरी आना बंद हो गई, महंगाई 3 गुना हो गई, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस सब चीज़ें महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई, और महंगाई वैसे ही 3 गुना हो गई। ये सारा कुछ रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ। ये सब कुछ होने की वजह से लोग समझते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले जो किरदार हैं या सहूलतकार हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सारे के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से लोगों के गिले शिकवे बढ़ते बढ़ते, और जब आगे से मार पड़ना शुरू हुई तो और बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ जा रहा है और उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी ये बड़ी मायूब बात है। मैंने एक ट्विटर पे एक सर्वे करके देखा, उस सर्वे में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अभी तक क्योंकि चंद घंटे हुए हैं, ये 24 घंटे तक सर्वे चलेगा, लेकिन इन चंद घंटों के अंदर जो नताइज हैं ट्विटर के इस सर्वे के, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि अब तक लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इस सर्वे के बारे में जो मैंने करवाया, मैंने सवाल पूछा कि हमारे जाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारों की इज्जत व एहतराम में क्या इजाफा किया, यह सवाल था। इसके मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था हाँ, एक ऑप्शन था नहीं, और एक ऑप्शन था मालूम नहीं। 4% लोगों ने कहा। और कितने वोट पड़े अभी तक? अभी तक लगभग 1,31,662 वोट। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको हम अपनी वीडियो में दिखा देंगे। तो ये 1,31,662 वोट अभी तक पड़ गए हैं,
और अभी तक 6 घंटे भी नहीं हुए, 5.5 घंटे हुए सर्वे को करवाए हुए। तो ये 5.5 घंटे के नताइज हैं और 89% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा नहीं किया। 7% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा किया। 7%। 4% कह रहे हैं जी हमें नहीं पता। यानी 7% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा किया है। बाकी सारे यही समझते हैं कि 89% यही समझते हैं कि इजाफा नहीं किया और 4% इस पर बोल ही नहीं रहे। मैं एक जगह पे सेमिनार में खिताब कर रहा था, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। मैंने नौजवानों से ये सवाल पूछा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में ये कहा है कि उनका इदारा अब गैर सियासी है, क्या आप इस बात को मानते हैं? हाथ खड़ा करें। जो ये कहते हैं कि गैर सियासी है वो हाथ खड़ा करें, तो चंद हाथ खड़े हुए, 1000 के करीब वहाँ पे नौजवान थे। और जब मैंने उनसे कहा कि वो हाथ खड़ा करें कि इदारा आज भी सियासत में किरदार अदा कर रहा है, तो लगभग सारे हॉल ने, 1000 के करीब लोग थे, तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े करके शोर मचाया। तो इससे मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो कहा लोग उस पर एतबार नहीं कर रहे। और मुझे ये भी अंदाज़ा रहा कि उनकी पॉलिसीज से लोग नाखुश हैं। और ये भी अंदाज़ा रहा कि इदारों और अवाम के बीच में एक दूरी पैदा हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिसीज़ की वजह से। अब क्या ये पॉलिसीज़ जारी रहेंगी? क्योंकि जनरल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल साहब ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि प्रोपेगेंडे और तौहीन आमेज तनकीद के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे और झूठी कहानियां घड़कर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ की जाने वाली तनकीद और बेजा तौहीन के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं है और लोग जनरल साहब के जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक नए जनरल साहब आ रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। नॉर्मली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तब्दील होते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ पॉलिसीज़ तब्दील हो जाती हैं। कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौर है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से याद रखा जाएगा। इस दौर में सियासतदानों को नंगा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौर में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौर में बहुत सारे सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और इस 6 साला दौर के अंदर हमारे एक सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो हैं वो बाहर गए और बाहर उनको शहीद कर दिया गया। अभी भी कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी एक घुटन ज़दा माहौल के अंदर काम कर रहे थे। तो ये बड़ा खौफनाक दौर था सियासतदानों के लिए, ये बड़ा खौफनाक दौर था आवाज़ उठाने वालों के लिए, बड़ा खौफनाक दौर था जो लोग खुलकर बात करना चाहते हैं उनके लिए। इस दौर ने बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी। यानी मेरे जैसे लोग, मुझे कहने में कोई मजायका नहीं है, मेरे जैसे लोग जो मुताला पाकिस्तान पढ़ के आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की वो निसाब स्टडी किया था जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निसाब राइज किया हुआ है पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर, जब उसको पढ़ के आए थे तो हमें बड़े बड़े ख्वाब हम देखते थे। हमें लगता था कि सब अच्छा है और हम चीज़ों को किसी और तरह सोचते थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने देखा, और जनरल साहब का ये एहसान हमेशा रहेगा इस कौम के ऊपर कि उन्होंने एक्चुअल बताया और जो लोग नहीं समझते थे उनको भी समझाया कि मुताला पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान कोई और है। रियल में जो पाकिस्तान है वो एक शिकंजे में फंसा हुआ पाकिस्तान है जिसको 70-75 साल से जकड़ा हुआ है मखसूस तबकात ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पाकिस्तान का दम घोट रहे हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल में लिए हुए हैं। तो ये समझाने के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल अब जनरल साहब जा रहे हैं, नए आने वाले जनरल साहब ने फैसला करना है कि क्या वो इसी तरह चलाएंगे मामलात को या मुख्तलिफ तरीके से चलाएंगे। पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फ़ायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पर और कश्मीर पर हमला करके कब्जा कर लेगा, सिर्फ एक इशारे का मुंतज़िर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो ज़रूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका ज़ाया कर दिया है। हमने यहाँ पे रिजीम चेंज के चक्कर में जो ताल्लुकात और जो चीज़ें ठीक करनी थी वो ख़राब कर ली हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और खुले हमलों की धमकियाँ दे दी हैं। इस वक्त शदीद जंग जारी है, लक्की मरबत से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला कर रही हैं, पाकिस्तान की अफवाज बहादुरी के साथ जवाब दे रही हैं। दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है।
لیکن یہ صورتحال پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے جب لوگ پاکستان میں خائف ہیں, ناراض ہیں, تو اس سے جو ہے وہ فورسز بھی ڈی مورال ہوتی ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت فوکس کرنا پڑے گا بیرونی دشمن کے اوپر, فوکس کرنا پڑے گا دہشت گردی کے خطرات کے اوپر, اور پاک فوج کو جو اندرونی طور پہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں, جو گلے شکوے پیدا ہو چکے ہیں, اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک الگ طرح کی سوچ بنا چکے ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو حقیقتاً جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, اپنے آپ کو حقیقتاً جو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں ان سے الگ کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہوگا وہ 3-4 چیزیں یہ ثابت کر دیں گی کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے پالیسی تبدیل کی ہے یا نہیں کی. یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ٹیم کے اندر کچھ لوگوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ کے نقصان پہنچایا اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جس کے بعد ان کے نام بھی سامنے آئے. کیا عاصم منیر صاحب انہی لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. کریں گے تو پھر پالیسی بھی کیا وہی ہوگی؟ یہ ایک اور بڑا سوال ہے. دوسرا, کیا پی ڈی ایم کے سر کے اوپر دست شفقت موجود رہے گا یا وہ ہٹا دیا جائے گا؟ کیا وہ جو ایلفی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے وہ ایلفی لگی رہنے دی جائے گی یا اس کو ہٹا دیا جائے گا؟ یہ سارے وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ملے گا تو کلیئرٹی آئے گی, اور وہ جواب آپ کو آئندہ 1-2 ہفتے کے اندر پتا چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی سے یا آرمی چیف کی تبدیل ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بدلی ہے یا وہی پالیسی ہے. اور یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا, میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ لوگ سوال بھی پوچھیں گے, جواب بھی مانگیں گے, دماغ والے لوگ ہیں, یہ ٹکر دیں گے. تو میں اب دوبارہ بھی مشورہ دوں گا ایک مرتبہ پھر کہ لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ لڑائی سے باہر نکل جائیں, اور جو حقیقی لڑائی جو ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے تاکہ پوری قوم آپ کا ساتھ دے اس لڑائی کے اندر. اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے, ایک گھٹن ہے, سفوکیشن ہے, وہ دور ہو جائے. مجھے اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو مقدمات ہوئے نا ان سے بڑی امید پیدا ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں جس فرسٹریشن میں جلد بازی میں یہ مقدمات کروائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی تو اس طرح سے پرچے کروائے گی, لہذا ان کے آنے سے پہلے ہی پرچے کر دیے جائیں. تو میں اس کو اس اینگل سے بھی اس صورتحال کو دیکھتا ہوں. ایک اور پرابلم پیدا ہو گئی ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نے جو پچھلے ویلاگ میں بات چیت کی تھی اس پہ بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا, لوگوں کی اپنی رائے ہے. میں نے فضل الرحمان صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ رو لیں, آپ کا من ہلکا ہو جائے گا, اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بڑی عجیب جو ہے وہ کمنٹ کیے اور بڑے الگ طریقے سے میرے ساتھ لوگوں نے ڈائریکٹلی میسیجز کیے اور بات چیت کی. تو میں اس میں صرف ایک اضافہ کر دیتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی جو بھی میں نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا مجھے اس پہ کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب رو لیں تھوڑا سا, ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. صدر تو وہ بن نہیں سکتے, رو لیں تھوڑا سا. اب آ جائیں پی ڈی ایم کی پالیسی کے صوبوں میں الیکشن کروا دیا جائے. اگر عمران خان صاحب انہوں نے باندھ لیا, اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, تو صوبوں میں الیکشن کروا دیا جائے. لیکن یہاں پہ ایک اور خوف پیدا ہو گیا, 2 الگ الگ خوف ہیں. ایک تو آنے والی اسٹیبلشمنٹ کیا اسی طرح سے مدد کرے گی؟ اگر مدد نہیں کرے گی تو دونوں صوبوں میں عمران خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے, پنجاب میں بھی جیت جائیں گے اور خیبر پختونخوا میں بھی جیت جائیں گے, کیونکہ محدود الیکشن میں وہ زیادہ کام کر سکیں گے. پی ڈی ایم کے تمام لوگ جو الیکشن لڑیں گے ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے قیادت اویلیبل نہیں ہوگی, کیونکہ وزراء تو جا ہی نہیں سکتے الیکشن میں. وفاقی وزراء سارے کے سارے فارغ, وہ تو الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے, کسی کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. 75 تو ان کے کابینہ کے اندر لوگ ہیں, نہ بلاول جا سکے, نہ شہباز شریف جا سکے, نہ باقی لوگ, تو وہ تو ایک تو کمپین ان کی کمزور ہو جائے گی. دوسرا, عمران خان صاحب کے ہاتھ کھلے ہوں گے, وہ پنجاب میں اور کے پی میں 2/3 اکثریت لے جائیں گے, اور یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ اسمبلیاں بن جائیں گی 5 سال کے لیے. اب جب بھی وفاقی حکومت کا الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا, تو اس وقت اس کا الیکشن ہوگا بلوچستان اور سندھ کے ساتھ, تو پھر زیادہ ٹائم ہوگا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ آگے بڑھ کے اس الیکشن کو لڑے. تو غور کیجئے گا کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا قومی اسمبلی کا الیکشن ان کو ان 2 صوبوں میں ہرانا. یہ بات بھی سارے جانتے ہیں. تو اس لیے
मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क लेगा या पीडीएम उनको ये करने देगी। बहुत बुरी तरह फंस गए बेचारे, वाकई बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब पीएमएलएन के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। अगर दस्ते शफकत उठा लिया एस्टेब्लिशमेंट में तो बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से जान छुड़ा के अलग एक ग्रुप बना लें, क्योंकि मियां साहब का जो यूरोप का दौरा है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर दी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 4 माह से 6 माह के दरमियान शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से फरमाया था मार्च में कि 6 महीने के अंदर मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा। 9 महीने हो गए मार्च को, अभी तक तो मुल्क ठीक हुआ नहीं। तो अगले 4 से 6 माह में शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करेंगे, पता नहीं क्या डिलीवर करेंगे और कहां डिलीवर करेंगे, समझ से बाहर है वैसे कैसे ये करेंगे। बहरहाल मुझे तो मुश्किल ही लगता है। आईएमएफ में भी प्रॉब्लम पैदा हो गई है, स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। मिफ्ता इस्माइल का बयान है कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट होने का खतरा है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पे इन्होंने 25 करोड़ रुपया लगा दिया है। सारे कंटेनर वहां पे जंग लग गया उनको, पड़े पड़े कंटेनर भी बोर, सिक्योरिटी वाले भी बोर, वहां पे उनको रख के खाने खिला के अब उनको वापस भेज रहे हैं। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। बहरहाल अब देखना यह है कि आजम सवाती साहब के इंसाफ के लिए ये निज़ाम कहां तक जाता है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लेटर लिखते रहिए, अरशद शरीफ भाई के लिए आवाज़ उठाते रहिए, लेटर्स लिखते रहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ ले सकें। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर कुछ और करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने